हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कार्य और ऊर्जा में आगे का पोर्शन। और आज हम सबसे पहले समझेंगे कि जूल आखिर है क्या। कहने का मतलब है कार्य की यूनिट या मात्रक क्या होता है, उसके ऊपर एक बार बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो कार्य है, कार्य होता है आपका बल गुणे विस्थापन। यही होता है बल गुणे विस्थापन। अब यहाँ पर अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक देखिए क्या है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो ये होता है न्यूटन मीटर, यानी कि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। अगर यहीं पर दूसरा देखा जाए तो इसको बोला जाता है जूल। क्या बोलते हैं? जूल। अब यहाँ पर बात समझिए, अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इस मात्रक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है एसआई और दूसरे को बोलते हैं सीजीएस। अगर इसमें देखा जाए तो एसआई में कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है डाइन सेंटीमीटर। क्या होता है? डाइन सेंटीमीटर। सीजीएस में ये होता है। न्यूटन मीटर को अपन जूल भी बोलते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। ये भी लिख सकते हैं, यानी कि कार्य का एसआई में मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग, ये बोलते हैं, ठीक है, ये होता है। तो डाइन सेंटीमीटर या अर्ग ये होता है। बात समझ में आई? इसके बाद हम समझेंगे कि आखिर जूल या एक जूल किसे बोला जाता है। एक जूल किसे बोला जाता है तो एक जूल की परिभाषा या डेफिनेशन लिखेंगे कि एक जूल की डेफिनेशन है क्या, इसको समझिए। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को एक न्यूटन बल द्वारा, किसी वस्तु को एक न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में उस वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसे 1 जूल कहते हैं। बात समझ में आई? अगेन समझिए, किसी वस्तु को 1 न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं 1 जूल। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल कंप्लीट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये होता है न्यूटन मीटर, या इसको कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन ये होता है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जाम्पल की जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ की बात करेंगे। चलिए इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन, हम एग्जाम्पल नंबर 11.1 की बात करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11.1 है। ज़रा देखिए, बोल रहा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापित होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किया गया कार्य ज्ञात करिए। किया गया कार्य ज्ञात करिए, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य को बोलते हैं वर्क, बराबर होता है फोर्स यानी कि बल गुणे विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अरे थोड़ा इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि उस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। वस्तु विस्थापित कितनी हो रही है? 2 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका 10 न्यूटन मीटर, या इसे बोल देंगे 10 जूल। क्या बोल देंगे? 10 जूल। यानी कि उस वस्तु को अगर 2 मीटर विस्थापित करना है तो उसके ऊपर 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। तो ये खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं पेज नंबर 164 पे, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 164। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है? किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर समझिए, हम फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं। बल कितना लग रहा है, यानी कि फोर्स कितना लग रहा है? ये लग रहा है 7 न्यूटन। कितना लग रहा है? 7 न्यूटन, ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है।
अब बोल रहा है कि 8 मीटर विस्थापित हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना है 8 मीटर। यहाँ पर समझिए, अब बोल रहा है कि इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। W बराबर आपका होता है F इंटू डी, F की वैल्यू 7 और D की वैल्यू 8, तो 8 सते 56 न्यूटन मीटर, या ये बोल सकते हैं कि 56 जूल। ठीक है, देखिए इसमें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका बल अगर दिया हो न्यूटन में और विस्थापन दिया हो मीटर में तो लिखेंगे न्यूटन मीटर या जूल। अगर यहीं पर आपका बल डाइन में दिया होता है और ये सेंटीमीटर में, विस्थापन सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर आप डाइन सेंटीमीटर या अर्ग लिखते ना कि जूल। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.2 की। एग्जाम्पल नंबर 11.2। अब यहाँ पर समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11.2 में बोल रहा है कि एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य का परिकलन करिए। ध्यान से बात समझिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि एक कुली है, ठीक है, और वो बोझ कितना उठा रहा है 15 किलोग्राम, यानी कि m की वैल्यू कितनी है 15 किलोग्राम, ये है। ठीक है, धरती से 1.5 मीटर, मान लीजिए कि ये कुली है, ठीक है, और ये यहाँ धरती पर कोई बोझ है और यहाँ से 1.5 मीटर उठाता है, 1.5 मीटर ये ऊपर उठाता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात समझिएगा, अगर इसके भार की बात करें, वेट की बात करें, या कहें कि नीचे इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, वेट या भार या बल, तो ये होता है m इंटू जी। इसको ध्यान से समझिएगा, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 किलो, तो 15 गुणे g की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता है कि g बराबर होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है। इसको यहाँ रखिए 10, तो ये आ जाएगा 150 न्यूटन। क्या आएगा 150 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका निकल गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब कि बल अगर उस इंसान के द्वारा कहें कि वो इंसान, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके द्वारा बोझे पर किया गया कार्य। अब देखिए, जब आप यहाँ पर बोझा मान लीजिए रखा है, आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो बल किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, और कितना बल लगाएंगे आप, इतने बल के बराबर बल लगाएंगे। ठीक है ना, इतना बल लगाएंगे, इतना बल लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि वस्तु के ऊपर बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, F लग रहा है ऊपर की तरफ। वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है, वो भी हो रहा है ऊपर की तरफ, तो विस्थापन भी ऊपर, तो इन दोनों के बीच का जो कोण आता है वो आता है आपका 0 डिग्री। कितना आता है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर समझिए। अब यहाँ पर अगर बात करें कार्य, तो ये होता है FD cos थीटा, आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद है, ये है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम cos थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1, यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर समझिए W बराबर F, और F की वैल्यू कितनी है 150 इंटू D की वैल्यू कितनी है 1.5, ये 1.5, ये 1.5, और cos 0 डिग्री लेंगे, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो ये लेंगे 15 15 225 होता है, 225 ये होता है, एक 0 है तो ये 0, ये पॉइंट है तो पॉइंट इतना लग गया, तो W बराबर 225 जूल इतना कार्य करना पड़ेगा। मतलब उस इंसान को इतने किलोग्राम का बोझा उठाने में इतना, और इतने मीटर तक, इतने मीटर ऊपर ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटिव नहीं, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, 11.2 भी हो गया। अब यहाँ पर NCERT में आप पेज नंबर 165 देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 165 ये पेज नंबर है, इसमें से पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या दे रखा है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है?
इसके बारे में हम डीपली पीछे समझ चुके हैं, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं पीछे के क्वेश्चन से। पीछे जो आपको थ्योरी बताई गई है उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजन लिखिए। किया गया कार्य कितना होगा, अब यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर उसी का 165 पेज नंबर का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए क्या दिया गया है। हाँ, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान m है और इसके ऊपर आप बल लगा रहे हैं F और इसका विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। मान लीजिए आपका विस्थापन हो गया d का मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हो गया आपका d। ठीक है, अच्छा इसको हम विस्थापन को s से भी दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर s पीछे वाले थ्योरी में हो तो भी ठीक है और d रहेगा तो भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्य की बात करें तो जरा समझिएगा, होता क्या है, एफ डी कॉस थीटा ये होता है। ठीक है, ये होता है। आपने बल किधर लगाया है, इधर की तरफ, और विस्थापन भी किधर हो रहा है, इधर की तरफ। तो बल और विस्थापन दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। यहाँ पुट करिए तो एफ डी कॉस 0 डिग्री ये हो गया और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 ये हो गया। तो W बराबर ये आएगा F इंटू डी, कितना आएगा, F इंटू डी। ये आपका कार्य होगा। बस यही आपको इसका मतलब यही इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है। ये बोल रहा है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य को हम देख चुके हैं, अभी तो देखा था हमने ना कि 1 जूल आखिर होता क्या है। बस उसी परिभाषा को आप लिख देंगे, डेफिनेशन को लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अरे ठीक है, चलिए अब ज़रा हम इसको इरेज कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठंडी के कारण इरेज ही नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए उसको उधर रहने दीजिए। यहाँ देखिए फोर्थ नंबर का, इसमें देखिए 165 का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। अब यहाँ पर समझिए, जैसे ये खेत है, ठीक है, और बैल तो बन नहीं पाएंगे, तो बैल मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है, जो हल है यहाँ से कैसे हो गया, चलिए कोई नहीं, अपन ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे, तो ये हल है, ठीक है, ये हल आगे की तरफ मूव करेगा। अगर हम इस खेत की लंबाई की बात करें तो खेत की लंबाई कितना है, 15 मीटर ये खेत लंबा है। कहने का मतलब है कि बैल एक बार में जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कितना जाएगा, 15 मीटर। तो हम कहेंगे कि विस्थापन कितना है, 15 मीटर। अब समझिएगा आगे 140 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर F कितना लगाया जा रहा है, 140 न्यूटन बैलों के द्वारा इतना बल लगाया जा रहा है। बोल रहा है कि खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई नहीं, अगर हम बात करें विस्थापन किधर है, इधर ही है, बल किधर लग रहा है, इधर, तो विस्थापन इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, यही होगा। यहाँ पर हम बोलेंगे cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो एफ डी कॉस थीटा ये आप लिखेंगे। एफ की वैल्यू आपकी 140 दे रखा है, डी की वैल्यू आपका 15 दे रखा है, और कॉस थीटा यानी cos 0 डिग्री इसकी वैल्यू 1 दे रखा है। तो ये आएगा 140 गुणे 15। ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक को 60, 15 एकम 15 और 15 और 6 21। तो ये आएगा इतना न्यूटन मीटर या इतना जूल, आप ये बोलेंगे। उन बैलों के द्वारा यहाँ से यहाँ तक यानी कि 15 मीटर की दूरी या 15 मीटर लंबा खेत जोतने में इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इतना कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हाँ जी, चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। ऊर्जा यानी एनर्जी की। हम यहाँ पर ऊर्जा यानी एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पर एक चीज़ बोला जाए यहाँ पर, तो जो ऊर्जा होती है ये एक कार्य का रूप है, कार्य का ही रूप है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊर्जा को समझना है तो उसे अच्छे तरीके से ध्यान से बोर्ड पे देखिए अभी हम ऊर्जा के परिभाषा पे आते हैं जो भौतिकी में है। फिजिक्स में जो परिभाषा होती है वो अलग होती है, और दैनिक जीवन में जो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं या उसकी ऊर्जा को समझते हैं वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ज़रा यहाँ पर समझिए, बोर्ड पे देखिए। दैनिक जीवन में सुबह शाम तक अनेक कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए अनेक ऊर्जा स्रोत प्रयुक्त होते हैं, परंतु अनेक ऊर्जाओं का मूल स्रोत मुख्यतः सूर्य है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, जीव जंतुओं से प्राप्त ऊर्जा, जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि अनेक ऊर्जाओं के मूल स्रोत सूर्य ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें तो हम यहाँ पर कहते हैं कि कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये हो गया ऊर्जा का फॉर्म डेफिनेशन यानी परिभाषा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, एक नोट जरा देखिए, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है। इसमें बोला कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होती है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जितना किसी चीज़ के अंदर ऊर्जा है उतना ही आप कार्य कर पाओगे। जैसे हमारी बात करें, हमारे अंदर जितनी ऊर्जा होगी हम उतना ही कार्य कर पाएंगे। जैसे अगर बैटरी की बात करें, बैटरी में जितनी एनर्जी होती है उतना ही देर तक वो बल्ब जला पाता है, यानी उतना ही देर तक वो कार्य कर पाता है। तो किसी चीज़ के अंदर जितनी एनर्जी होती है, जितनी ऊर्जा होती है, उतना ही वो कार्य कर पाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अब हम समझते हैं कि आखिर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। अगर हम मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और आपको पता है कि कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है, इसीलिए इसको हम समझ गए कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे, यानी कार्य का ही एक रूप होता है ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके बाद कि ऊर्जा को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऊर्जा के कितने स्वरूप हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर इसको हम समझते हैं, जरा आप ना देखते जाइएगा एक एक को। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर आती है, अगर हम यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि हम सबसे पहले देखें ऊर्जा के स्वरूप। ऊर्जा के स्वरूप यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्वरूप। अब इसको ज़रा ध्यान से आप समझो। देखो, अगर हम बात करें तो ऊर्जा के स्वरूप में आता है एक यांत्रिकी ऊर्जा, जिसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आप बोर्ड स्क्रीन पे एक एक करके देखते जाइएगा। एक होता है यांत्रिकी ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ऊर्जा का एक फॉर्म है। दूसरा होता है उष्मीय ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो दूसरा आपने देखा उष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी। तीसरा होता है लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी। नेक्स्ट की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट की बात करें तो वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये होता है। नेक्स्ट ध्वनि ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, ये सारे फॉर्मेट होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये सब होते हैं ऊर्जा के फॉर्म, ऊर्जा के स्वरूप। बात समझ में आ गई?
अब चलिए यहाँ पर आप जरा ना बोर्ड पे एक एक देखते जाइएगा, ठीक है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। इसको आप कॉपी पे चाहें तो लिख लेना, यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी ये होती है, ठीक है। अब जरा इसकी परिभाषा को आप बोर्ड स्क्रीन पे देख लीजिए, लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण संचित होती है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे इसको ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि एक ऐसी एनर्जी जिसमें हम कार्य किए, मतलब हमने कार्य किया और वो ऊर्जा उसमें स्टोर हो गई। जैसे स्प्रिंग देखिए या तीर कमान देखिए, सबसे पहला देख लीजिए, या इसमें गिरता हुआ पत्थर का मतलब जब पत्थर को आप छोड़ेंगे तो इसमें एक एनर्जी है और जब गिरेगा तो असर दिखाएगा, सामने वाले के ऊपर असर दिखाएगा और वो एनर्जी जो उसके अंदर उस पत्थर की एनर्जी है ना, वो एनर्जी दूसरे के अंदर घुस जाएगी। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि आपने बड़ा सा पत्थर गिराया और नीचे स्प्रिंग रखी गई है। जब आप पत्थर गिराएंगे उस स्प्रिंग के ऊपर तो वो दब जाएगी, लेकिन जैसे ही मान लो अगर वो स्प्रिंग दबी और फिर ऊपर की तरफ अगर आई, थोड़ा भी उसको चांस मिला तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ आएगी और पत्थर को फेंक देगी। तो आपने देखा कि एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, मतलब स्टोर हो गई है, कन्वर्ट नहीं हुई, स्टोर हो गई है, ठीक है। यहाँ पर खींचा हुआ तीर, जब आप तीर ऐसे खींचते हैं, बाण और तीर होती है, तीर ऐसे खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, तो जो आपने ऐसे खींचा है तो आपने अपनी ऊर्जा अपना कार्य किया, यानी कि आपने खींच के कार्य किया, और जब आपने कार्य किया तो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गई, संचित हो गई है। तो जब आप इसको छोड़ते ऐसे हैं तो वो तीर क्यों आगे जाती है? क्योंकि एनर्जी जो स्टोर हुई है वो एनर्जी अब निकल रही है। और एनर्जी कैसे स्टोर हुई थी? आपने कार्य किया था तो ऊर्जा यहाँ पर स्टोर हुई थी, संचित हुई थी, ठीक है। उसके बाद जब छोड़ा तो वो निकलेगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग, पहले चाबी की घड़ी आती थी, चाबी वाली घड़ी, तो जब आप चाबी भर देते थे तो वो चलते रहती थी, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाती थी तो फिर आपको चाबी भरना पड़ता था, ये पहले घड़ी आती थी। दबी हुई स्प्रिंग आदि से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर हम यांत्रिकी ऊर्जा की बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और किसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। एक होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी कि इसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा आपका होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, ये होती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें यांत्रिकी ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे दूसरे की। दूसरे को देखिए, ये आपका है ऊष्मीय ऊर्जा, इसको बोलते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पर इसको इसको बोला जाता है थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी ये बोला जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे देखिए, ईंधन जलाने से प्राप्त ऊर्जा उसमें ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ईंधन जलाने से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन से प्राप्त ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर भाप कब बनती है? जब जलाते हैं। पेट्रोल भी क्या होता है? जब जलता है तो वो क्या पैदा करता है? हीट पैदा करता है। जब हीट पैदा करता है तो उससे एनर्जी बनती है। तो इस तरीके से आप समझ गए कि थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है प्रकाश ऊर्जा। क्या बोलते हैं? प्रकाश ऊर्जा, यानी कि लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी। अब इसको जरा समझिएगा,
यहाँ पर हम बोलते हैं कि वह ऊर्जा जिसके कारण वह हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं विद्युत बल्ब होता है, मोमबत्ती होती है, सूर्य होता है। इन सब से जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट की बात अपन करते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है आपका, रासायनिक ऊर्जा। क्या होता है रासायनिक ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। इसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। वह ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि से प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसे भी जरा ध्यान से आप समझिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसको जरा आप समझिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा होती क्या है। जरा देखिए बोर्ड पे बोल रहा है कि वह ऊर्जा जो विद्युत धारा द्वारा संचालित होती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जैसे विद्युत सेल, विद्युत जनित्र आदि से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। जैसे अपन विद्युत सेल के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा। जनरेटर के द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो ये होती है आपकी विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट की बात करें तो ये है आपका ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा जिसको बोलते हैं साउंड एनर्जी। क्या बोलते हैं, साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी यानी कि ध्वनि ऊर्जा। जरा इसको ध्यान से अब समझिएगा। ध्वनि ऊर्जा को हम कहते हैं कि वह ऊर्जा जिसके कारण हमारे कान के पर्दे कंपन कर ध्वनि को सुनते हैं ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं लाउड स्पीकर जो होता है उससे प्राप्त ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा होती है। इसी तरीके से आप ईयरफोन ले सकते हैं, हेडफोन ले सकते हैं। ठीक है, इनसे भी प्राप्त ऊर्जा कैसी होती है, ध्वनि ऊर्जा। इसके बाद हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, यानी न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर समझिएगा, बोल रहा है कि वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, जो इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अपन नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये आता है आपका सौर ऊर्जा। क्या है, सौर ऊर्जा। इसको बोला जाता है सोलर एनर्जी। क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी। ये होती है आपकी सौर ऊर्जा। यहाँ पर समझिए, हम कहते हैं कि सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी को बोलते हैं अपन सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं सारे पॉइंट्स को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसको ध्यान रखिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे का पोर्शन हम फिर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को थैंक्स।